हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन बेटा। पिछले वीडियो सेशन में हमने हेनरी और फेराडेज के एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए थे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। आज डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स और फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन डिस्कस करेंगे। फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और कुछ एक एनसीईआरटी एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है वैसे ही क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा था हमने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस नॉर्मली। किसी एक सरफेस से नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है उसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस। किसी एक सरफेस से नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। तो जैसे हमने वहां पे फाई ई पढ़ा था, यहाँ पे क्या होगा बेटा, फाई बी क्या हो जाएगा, बी डॉट ए। फाई बी क्या हो जाएगा, बी डॉट ए। और पहले भी पढ़ा हुआ है हमने बेटा, जब हम एरिया वेक्टर लेते हैं, जब एरिया को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं तो कैसे लेना है हमने उसको, आउटवर्ड नॉर्मल। हमने कैसे लेना है उसको, आउटवर्ड नॉर्मल या आउटवर्ड नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल जो होगा वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया, बी ए कॉस ऑफ थीटा, where theta is the angle between normal to the surface and magnetic field, normal to the surface and magnetic field और जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज एंगल थीटा। ठीक है, अब डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो क्या हो गया बेटा, फाई बी किसके इक्वल आ गया, बी ए के इक्वल आ गया। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। एसआई यूनिट बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला और मीटर स्क्वायर, और वेबर्स इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और अगर आप ध्यान दें बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इस एरिया को इधर डिवाइड कर दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। तो यूनिट क्या होगी बेटा, टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर्स, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर्स पर मीटर। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। ये क्या है, पॉजिटिव फ्लक्स है, और आउटवर्ड फ्लक्स कहा जाता है बेटा, पॉजिटिव फ्लक्स या आउटवर्ड फ्लक्स। तीसरा केस क्या बनेगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो बेटा cos 90 क्या हो गया, 0, फाई बी क्या आ गया, 0 फ्लक्स। ठीक है, 0 फ्लक्स होगा कब, जब मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या बनेगा बेटा, अगर 90 डिग्री बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड केस क्या हुआ, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा तो फाई बी क्या हो जाएगा, फाई बी विल बी, या थीटा इज इक्वल टू मैंने लिया 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, 180 डिग्री ले लिया। तो बी ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री बेटा माइनस होता है, तो माइनस बी ए। नेगेटिव फ्लक्स और इनवर्ड कहते हैं उसको,
और इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स। ठीक है बच्चे, तो जब भी हम फेरेडेज लॉ की बात करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज चेंजिंग। ठीक है, तो इसी चीज को हम फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर लिया बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। किसी एक सरफेस से नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, उसको क्या कहा जाएगा? दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। इसके बाद डिस्कस करेंगे बच्चे फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कई बुक्स में देखेंगे आप फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन दो लॉज के फॉर्म में दिया हुआ है, या कहीं पे देखेंगे आप एक ही लॉ के फॉर्म में, तो दोनों तरह से हो सकता है। तो अभी हमने पढ़ा कि पिछले वीडियो सेशन में हमने देखा था, या पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तो उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे क्या मिला था हमें कि उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस से क्या मिला था हमें दैट कि जब भी हम किसी एक कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको चेंज करेंगे, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस ईएमएफ की वजह से क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट होगा। तो इन्हीं को लॉज के फॉर्म में दिया गया। तो दो लॉज हैं, दो लॉज कहे जाते हैं फेरेडेज लॉज ऑफ इंडक्शन या फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। जैसे बताया आपको कि दो लॉ हैं। तो पहला लॉ ये कह दिया गया कि whenever there is, first law says that whenever there is any change in the magnetic flux or magnetic field linked with the coil, then a EMF will be induced or the current will be induced as long as that change is happening। मतलब क्या कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता रहेगा तब तक वो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज बंद हो जाए, जैसे वो केस ले रहे थे हम लोग के लूप के साथ साथ लूप को और बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया हमने, तो जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ ये कहा गया, फर्स्ट लॉ को स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है? इट स्टेट्स दैट whenever a change of magnetic flux or magnetic field is linked with a coil, किसी एक कॉइल के साथ मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया या उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो ईएमएफ कब तक रहेगा? जब तक जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है वो हो रहा है। So we can say that first law states that the that EMF is induced in a coil. That EMF is induced in a coil when the magnetic flux link with the coil changes with time. जब भी किसी एक coil के साथ magnetic flux जो link हो रहा है वो change करेगा time के साथ, तो उसके अंदर EMF induce होगा या उसके अंदर current आएगा। ठीक है, और ये कब तक होता रहेगा? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है। Whenever it will last as long as there is a change of magnetic flux बेटा। तो सेकेंड लॉ जो है, ये तो फर्स्ट लॉ था, अब सेकेंड लॉ क्या कह रहा है? द EMF induced or the magnitude of EMF induced, the magnitude of EMF induced in the coil is equal to the rate of change of magnetic flux. The magnitude of the EMF induced, second law क्या हो गया? The magnitude of EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, or it is equal to the rate of change of magnetic flux। ठीक है, क्या कहा हमने? The magnitude of EMF induced, और इसको क्या लिखते हैं? E is equal to minus d phi b by dt। It is minus d phi b by dt। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो d phi b by dt, और वैसे लिख रहे हैं तो EMF is equal to क्या है? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिखा जा सकता है? Here phi b is equal to NBA cos theta। phi b क्या है?
फाइव बी क्या है, एन क्या हो गया कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या हो गया उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक नॉर्मल टू द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया बेटा, माइनस डी बाय डी टी ऑफ एन बी ए कॉस थीटा। अब इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है मुझे, इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है मुझे कि अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है, अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करूं, या मैं थीटा एंगल को चेंज करूं। इन चारों पैरामीटर्स में से किसी का भी चेंज क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देगा। और हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है, कहीं पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर ईएमएफ इंड्यूस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, फाई बी कांस्टेंट है, तो पता है हमने डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपल सी चीज, बहुत ही सिंपल सी चीज कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन नहीं है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। या जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन होगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो जैसे बताया आपको मैंने, एन बी ए या थीटा को चेंज करने पे क्या चेंज किया जा सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है। एंड एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वुड इंड्यूस अ करंट। और ईएमएफ किसके इक्वल होगा, आई इंटू आर लिख सकते हैं यहाँ पे, करंट इंटू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, अगर रेजिस्टेंस गिवन है हमें। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को एक दो फॉर्म में और लिख सकते हैं बेटा, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी बाय टी, और इसको क्या लिखेंगे, फाई बी टू या फाई टू माइनस फाई वन अपॉन या एफ आई इनिशियल और फाइनल, इस तरह से लिख सकते हैं, इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स, या फाई टू माइनस फाई वन लिख सकते हैं, इन व्हाटएवर वे यू वांट टू डू, डेल्टा टी या टी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट लॉ क्या हो गया, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी कॉइल के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो चेंज करेगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि उस जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ कॉइल के अंदर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, d5b बाय dt, और ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d5b बाय dt। अब ये नेगेटिव साइन जो आता है इसको कहते हैं इट इज अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, लेंजेस लॉ के हिसाब से आता है ये नेगेटिव साइन। ठीक है, और फाई बी किसके इक्वल है, NBA cos थीटा, एनी चेंज इन NBA cos थीटा वुड चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब इसी के ऊपर ये जो फॉर्मूला देखा बेटा हमने, इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी के, वो एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है बेटा 6.1, एग्जाम्पल नंबर 6.1। 6.1 क्या कह रहा है, कंसिडर एक्सपेरिमेंट 6.2, what would you do to obtain a large diffraction of the galvanometer। अगर जैसे पढ़ा है हमने कि आयरन क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और आयरन को कहीं पे भी अगर किसी कॉइल के अंदर रख दिया जाएगा, जैसे गैल्वेनोमीटर में पढ़ा था हमने कि गैल्वेनोमीटर के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर पे किसको लपेटा जाता है, वायर को लपेटा जाता है। चाहे हम मोटर की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें, उनके अंदर भी क्या किया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल को वूंड किया जाता है, और इससे क्या होगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन लार्ज डिफ्लेक्शन। एक तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर क्या किया जा सकता है, पावरफुल बैटरी यूज कर ली हमने, या आयरन रॉड इंसर्ट कर दी, या जो मूवमेंट है वो फास्टर कर दी हमने। तो इन सब मेथड से पहला क्या हो गया, आयरन रॉड इंसर्ट कर दिया, फिर लार्जर या पावरफुल बैटरी हमने यूज की, या मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट किया हमने,
उसको यूज करके भी हम डिफ्लेक्शन को ज्यादा कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है बेटा, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कैसे आप चेक करोगे कि करंट है या नहीं है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, वी पुट अ बल्ब। हम क्या कर सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, तो करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। करंट अगर इंड्यूस नहीं हो रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा बेटा। तो इस तरह से हम पहले वाले पार्ट में क्या देखा कि पूछा गया कि डिफ्लेक्शन कैसे इंक्रीज किया जा सकता है या डिफ्लेक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स। तो पहला क्या पढ़ा हमने कि रॉड इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग, मैं फास्टर मूव कर रहा हूं उसको, ठीक है, या एक लार्जर या पावरफुल बैटरी मैं यूज कर रहा हूं। तो दैट इज बेटा एग्जांपल 6.1। ये सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से करने हैं बेटा, ये सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से करने हैं। फिर जैसे हमने कहा इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस अगला एग्जांपल है। देखिए क्या कह रहा है अगले एग्जांपल में बेटा, कह रहा है एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर लूप है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। उसको वर्टिकली कैसे रखा गया है, ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा गया है। कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला की, व्हिच इज सेट अप अक्रॉस इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिक्रीज कर रहे हैं जीरो कितने टाइम में, 0.7 सेकेंड्स में। तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट जो इस टाइम इंटरवल में आएगा। तो जैसे अभी पढ़ा हमने कि हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, करंट को चेंज करूंगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। तो इस केस में क्या कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिक्रीज किया जा रहा है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी और उसको एकदम से जीरो कर रहे हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, एक स्क्वायर लूप है तो एरिया क्या हो गया 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया बेटा, 0.1 इंटू 0.1 का या 0.1 का स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर। और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 ओम, रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया B1 क्या हो गया, B1 इज इक्वल टू 0.1 टेस्ला। B2 क्या हो गया, डिक्रीज कर दी 0 पे, ठीक है। इज दैट थिंग क्लियर। अब प्लेसमेंट देख लेते हैं, प्लेसमेंट किस तरह से, देखिए इस तरह से कैसे कह रहा है, ईस्ट वेस्ट प्लेन में है और कैसे रखा गया है वर्टिकल, ईस्ट वेस्ट प्लेन में है और कैसे रखा गया है वर्टिकल है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, इसके साथ ये लूप है, ये लूप है, लूप के लिए ये क्या बन गया नॉर्मल, नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्मल हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 45 डिग्री। ये वाला एंगल क्या होगा 45 डिग्री। ये क्या है, ये क्या है एरिया वेक्टर और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ये लूप था, कैसे था, ईस्ट वेस्ट प्लेन में था, कैसे वर्टिकली, ईस्ट वेस्ट प्लेन में था बेटा, कैसे वर्टिकली था। तो इसके परपेंडिकुलर इधर आ गया, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉर्थ ईस्ट है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 45 डिग्री। ये वाला एंगल क्या हो गया 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, φ1 निकालेंगे। φ1 क्या होगा, φ1 इज B1A cos ऑफ थीटा, B1A cos ऑफ थीटा। B1 क्या हो गया 0.1, B1 क्या हो गया 0.1, एरिया क्या हो गया 0.01 का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा क्या होगा यहाँ पे बच्चे, cos 45, so this is 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन √2, 0.01 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 2, कितने वेबर्स या टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब φ2 निकालेंगे। φ2 क्या होगा बेटा, φ2 क्या होगा, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया गया, जीरो कर दिया गया। और कितने टाइम में हुआ ये सब,
0.70 सेकेंड्स के अंदर। दिस हैज हैपेंड इन 0.70 सेकेंड में हुआ है। तो phi2 किसके इक्वल होगा? 0 के। phi2 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और 1/√2 क्या पढ़ा है हमने? 1/√2 is 0.707 या अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? 0.0, या इसको क्या लिख सकते हैं? 0.1 का क्यूब इंटू 0.70। ठीक है, ये मेरे पास phi1 आ गया। phi2 निकालेंगे। phi2 क्या होगा? phi2 is 0। तो EMF, इंड्यूस्ड EMF क्या पढ़ा था हमने? माइनस phi2 माइनस phi1 माइनस phi2 माइनस phi1 अपॉन t। ठीक है, माइनस phi2 अपॉन phi1 अपॉन t। इसको मुझे सॉल्व करना है बेटा, इसको मुझे सॉल्व करना है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना है तो जैसे देख रहे हैं हम यहाँ पे phi2 क्या है? 0, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया? E क्या आ गया? ये 0 है, माइनस 0 माइनस 0.1 का क्यूब, 0.1 का क्यूब इंटू 0.70 अपॉन 0.70। ये माइनस माइनस प्लस हो गए और 0.07 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या आएगा? 0.1 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? 1 मिली वोल्ट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा? 1 मिली वोल्ट। लेकिन हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट भी निकालना है। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट भी निकालना है। तो I किसके इक्वल होगा? EMF अपॉन R। इंड्यूस्ड EMF क्या आया? 1 मिली वोल्ट। इंड्यूस्ड EMF क्या आया? 1 मिली वोल्ट। सो 1 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.5 ओम। तो डिवाइड करने पे ये क्या आएगा बेटा? 2 मिली एम्पियर। So the induced EMF in the coil will be 1 millivolt and the current in the coil will be 2 milliampere। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हमने करना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। थर्ड एग्जाम्पल 6.3 कह रहा है एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 500 है। एंड रेजिस्टेंस 2 ओम इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसका प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? जैसे पहले इसको रब कर लेते हैं। चलिए, क्या कह रहा है? एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा? 500 टर्न्स है। 2 सेंटीमीटर उसको 2 ओम उसका रेजिस्टेंस है, उसको किसमें प्लेस किया गया? ऐसे प्लेन में, प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सपोज ये कॉइल का प्लेन है। ठीक है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सपोज किया कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके परपेंडिकुलर है? इसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया? ये एरिया वेक्टर होगा, और एरिया वेक्टर और इसके बीच का एंगल क्या है? दैट इज 0 डिग्री। और क्या कह रहा है? इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। इनिशियली एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री, और फाइनली एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या क्या गिवन है? एरिया निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 500 टर्न्स है बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 500 टर्न्स है। और रेडियस कितना है? रेडियस इज 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस इज 2 ओम। और टाइम कितने में हुआ? ये 0.25 सेकेंड्स में।
और मैग्नेटिक फील्ड क्या दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड इज 3 into 10 raised to the power, जैसे पढ़ा है हमने कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power -5 टेस्ला। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर क्या है, 10 raised to the power -5 टेस्ला होता था। अब 5b इनिशियल निकालेंगे, 5b इनिशियल और 5b फाइनल। 5b इनिशियल क्या हो जाएगा, NBA cos ऑफ थीटा। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए बेटा, 500 और b क्या है, b इज 3 into 10 raised to the power -5 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 raised to the power -2, 10 raised to the power -2 आ जाएगा। और थीटा क्या है यहाँ पे, फॉर इनिशियली थीटा इज 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो गया, कॉस ऑफ 0 डिग्री आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात। या 500 टर्न्स को आप बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इनिशियली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 3 पाई इंटू 10 raised to the power, ये 2 0 चले गए इसके, या यहाँ पे आ गया 15 पाई इंटू 10 raised to the power -5 आ जाएगा बेटा। ठीक है, इज दैट थिंग क्लियर। फिर ऐसे क्या निकालेंगे हम, ऐसे क्या निकालेंगे, 5b फाइनल। उस केस में क्या हो गया, थीटा 180 डिग्री होगा, सिमिलर वैल्यू आएगी बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस साइन आया, cos 180 डिग्री, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी कुछ तो चेंज किया ही नहीं हमने। यहाँ पे क्या चेंज किया हमने, थीटा चेंज किया है। तो फ्लक्स आफ्टर रोटेशन, फ्लक्स आफ्टर रोटेशन क्या हो गया बेटा, 5b फाइनल किसके इक्वल आ गया, -15 पाई इंटू 10 raised to the power -5 वेबर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले ईएमएफ निकालना है, हमें पहले क्या करना है बेटा, ईएमएफ निकालना है, फिर उसके बाद क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ फर्स्ट एंड वी हैव टू कैलकुलेट द करंट। तो E इज इक्वल टू क्या पड़ा है, बाय फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन माइनस phi2b फाइनल माइनस 5b इनिशियल अपॉन t। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, ये माइनस हो गया, -15 पाई इंटू 10 raised to the power -5 है, ये प्लस आया, दोनों माइनस हो जाएंगे, या ये क्या आ जाएगा, सिंपली -30, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, -30 पाई इंटू 10 raised to the power -5 अपॉन 0.25। ठीक है बेटा, इज दैट थिंग क्लियर। ये माइनस माइनस प्लस हो गए और इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, 30 पाई इंटू 10 raised to the power -5 अपॉन 0.25। इसको डिवाइड कर लेंगे, which comes out to be 3.8, which comes out to be 3.8 into 10 raised to the power -3 volt। ये क्या आ गया, EMF आ गया। This is the induced EMF, that is 3.8 millivolt। 3.8 मिलीवोल्ट करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू क्या होगा, E बाय R। तो ये क्या आ जाएगा, 3.8 इंटू 10 raised to the power -3 अपॉन 2, 1.9 इंटू 10 raised to the power -3 एम्पेयर। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमने क्या किया, आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द टुडेज सेशन। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात की हमने बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या पढ़ा, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। किसी एक सरफेस से नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो हमने जाना। मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो सकता है। फिर उसके बाद हमने फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन डिस्कस किया बेटा। वी हैव डिस्कस्ड फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। पहला लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, किसी भी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको अगर वेरी करेंगे टाइम के साथ तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो
ईएमएफ इंड्यूस तब तक रहेगा जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करते रहेंगे, या मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन जब तक रहेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। सेकेंड लॉ हमने समझा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो किसके इक्वल है? माइनस d∅b बाय dt, और उसी को यूज करके हमने, और वहां पे हमने समझा कि कहीं पे भी मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है, तो मैं बी को चेंज कर सकता हूं, मैं ए को चेंज कर सकता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर सकता हूं, मैं थीटा को चेंज कर सकता हूं। तो इस तरह से हमने उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे, एग्जांपल्स भी देखे। तो बेटा ये लॉ आपको लिखना है, जो नोट्स मैग्नेटिक फ्लक्स के पढ़े हमने वो, और तीनों के तीनों एनसीईआरटी एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस किए वो आपको अच्छे से नोट्स के फॉर्म में लिखने हैं बेटा। थैंक यू सो मच बच्चे।